कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमने वकीलों और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अनुरोध पर सोचा कि आज इस पर बात करते हैं। बात कर रहे हैं आज हम जजमेंट कैसे पढ़ी जाए और कैसे उसमें डिसाइडेड इश्यूज को और एस्टेब्लिश लॉ के बारे में समझा जाए। जजमेंट पढ़ना और उसको समझना, उसमें डिसाइडेड इश्यूज और क्या लॉ एस्टैब्लिश किया गया है उसे एप्रोप्रिएट तरीके से कोट करना, ये भी एक कला है। इतनी लंबी लंबी प्रोनाउंसमेंट्स में कितने पहले के केसों के रेफरेंस होते हैं, कई तर्क दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए होते हैं और फिर कोर्ट किन तर्कों को मानता है, किसे नहीं मानता, उसको कारण देकर अपना मत देता है, अपना निर्णय देता है। इस सारे क्रम में भ्रम पैदा होना बड़ा सहज होता है और आम व्यक्ति तो क्या, वकील भी गलती कर जाते हैं कोर्ट के अंतिम निर्णय तक पहुंचने में। आज हम चर्चा करेंगे कि जजमेंट में क्या क्रम होता है और कैसे आपको कोर्ट द्वारा प्रोनाउंस्ड ऑपरेटिव पार्ट को समझना होता है। किसी भी निर्णय को लिखते समय जज किस क्रम से चलता है, पहले यह जान लीजिए। पहला चरण होता है जिसमें सबसे पहले केस के फैक्ट्स को, जैसा पिटिशनर ने लिखा था या बताया था और कोर्ट से क्या रिलीफ मांगा, वह सब जज एज इट इज बताते हैं। दूसरे चरण में इस पिटीशन के उत्तर में विपक्ष ने कितनी बात मानी, कितनी नहीं मानी, उसमें एडमिटेड फैक्ट्स एंड नॉट एडमिटेड फैक्ट्स सामने आ जाते हैं, जिससे कुछ बातें साफ हो जाती हैं कि एडमिटेड फैक्ट्स को छोड़कर जो नॉट एडमिटेड फैक्ट्स हैं, विवाद उतने ही अंश का है। इसको भी लिखते हैं जजेस क्लियर शब्दों में, ताकि ये बात समझ में आए कि वो क्या समझ रहे हैं केस को देखकर। तीसरे चरण में दोनों पक्ष अपने अपने कथन को पुष्ट करने के लिए जो एविडेंस देते हैं उनकी चर्चा होगी। ये सब निर्णय के अंश होते हैं। चौथे चरण में अब कोर्ट इशू डिसाइड करता है कि विवादित प्रश्न है क्या, उसका उल्लेख होता है जजमेंट में। स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पिटिशनर ने जो कहा और विपक्षी ने जो माना, उसके बाद हमारे सामने क्या प्रश्न है जिसको हमने डिसाइड करना है। पांचवें चरण में दोनों पक्षों के वकील ने क्या दलीलें दी, उनकी डिटेल में चर्चा होती है। एक पक्ष ने अपने तर्क रखे और अपने पक्ष में कहा और इंडिकेट किया कि हमने इसके बारे में कौन कौन से दस्तावेज दिए हैं, तो दूसरा पक्ष उनके तर्कों को काटता है, अपने तर्क देता है और यहाँ पर वो कोर्ट की साइटेशंस भी दे सकते हैं। छठा चरण, अब कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देता है कि किसके तर्क को कोर्ट ने माना और किन तर्कों को खारिज किया, और अब कोर्ट का सारी प्रक्रिया के बाद क्या मत बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस अंश को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। छठा चरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। यहाँ पर डिसाइडेड केसेस की भी चर्चा होती है। जजेस को कुछ कोटेड जजमेंट्स रेलेवेंट नहीं लगती, कुछ सपोर्टिव लगती हैं। ये सब भी जजमेंट में वो लिखते हैं कि फला जजमेंट को इस फैक्ट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और अंत में सातवें चरण में कोर्ट अपने सुस्पष्ट शब्दों में आदेश देता है, जिसे ऑपरेटिव पार्ट माना जाता है। छठा और सातवां चरण ही वह स्टेज है जिसमें कोर्ट का मत व्यक्त होता है। गलती हम प्रायः कहाँ करते हैं, जब हम पूरी जजमेंट को जल्दी से पढ़ना चाहते हैं या कुछ अंश पढ़कर असली मुद्दे पर पहुंचना चाहते हैं और उस प्रोसेस में वकीलों की दलीलों को कोर्ट का मत मान लेते हैं, जो वास्तव में उस जजमेंट में एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ होता। कोर्ट में सबमिट की जाने वाली
जजमेंट्स में कई गलतियां इस प्रकार के वकीलों से भी हो जाती हैं। समग्रता ये कहना समीचीन होगा कि जजमेंट को पढ़ना, समझना और अपने केस के फैक्ट्स के साथ जोड़कर उसे प्रेसिडेंट की तरह से पेश करना एक कला है। इसलिए जजमेंट को पूरा पढ़ना चाहिए। आवश्यक अंश कहाँ हैं ये आप हमारी इस चर्चा में देखें। लास्ट के जो कुछ अंश होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है कोर्ट की, और जिसमें कोर्ट अपना मत देता है, और अंत में ऑपरेटिव पार्ट में ही वास्तव में उसकी जजमेंट होती है और उसी को कोर्ट ने माना होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।